हमारे चैनल एजुएनवायर में आपका स्वागत है। मैं जया। आइए हम लोग प्रायद्वीपीय पठार अभी पढ़ रहे थे और प्रायद्वीपीय पठार के हमने 2 वीडियो देख लिए थे। यहाँ पर हम भाग 3 को डिस्कस करेंगे। और जो पहले वाले वीडियो देखे थे हमने, उसमें हमने क्या देखा था, तो हमने देखा था क्या होते हैं प्रायद्वीपीय पठार और इनका विस्तार किन क्षेत्रों तक है तथा हम इनमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मूल बिंदु क्या थे। और जब दूसरा वीडियो देखने लगे थे हम, तो हमने क्या देखा था कि हमने केंद्रीय उच्च भूमि का विभाजन देख लिया था। ठीक है, इसके आगे आज हम जो देखेंगे वो पूर्वी पठार, और इन्हीं पूर्वी पठारों का विस्तार जब मेघालय में होता है तो हम उसको मेघालय के पठार के नाम से जानते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे दक्कन ट्रैप यानी दक्षिण के पठार, जो कर्नाटक क्षेत्रों में, तमिलनाडु क्षेत्रों में और केरल वाले क्षेत्रों में जो पठारी क्षेत्र हैं उनका विस्तार और उनकी मूल विशेषताएं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले पूर्वी पठार, और पूर्वी पठार को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग है छोटा नागपुर का पठार, दूसरा छत्तीसगढ़ बेसिन। इसी छत्तीसगढ़ बेसिन को हम महानदी बेसिन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह महानदी के अपवाह वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद दंडकारण्य का पठार। तो हमें यहाँ पे 3 भाग देखने को मिलेंगे पूर्वी पठार में। कौन कौन से? पहला छोटा नागपुर का पठार, फिर छत्तीसगढ़ का पठार और तीसरा दंडकारण्य का पठार। मैंने यहाँ पर एक टेबल में इन सब चीजों को सजा दिया है, इसलिए ताकि आप आसानी से जब टेबल के माध्यम से चीजों को समझते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो इन पठारों का विस्तार यानी ये छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है अपने खनिज भंडार की दृष्टि से। और ये पठारों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही यानी छोटा नागपुर का पठार, और फिर जब आप जाएंगे उधर तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र, उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आइए देखें छोटा नागपुर के पठार का जो विस्तार है वो कहाँ पर है। तो दक्षिणी बिहार वाले क्षेत्र में, झारखंड में, और इसमें पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला शामिल किया गया है तथा उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र। तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक? दक्षिणी बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला तथा उड़ीसा का उत्तरी मैदान। यहाँ पे जो चट्टानें पाई जाती हैं ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। और इससे पहले अगर आपने एनसीईआरटी या किसी बुक को पढ़ा हो तो आपको पता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें अपने कोयले के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो प्रमुख नदी है तो दामोदर नदी यहाँ की प्रमुख नदी है, और यहाँ पे दामोदर की ही सहायक नदी स्वर्णरेखा नदी, जो कि रांची के पठार से निकलती है, यहाँ की प्रमुख नदियों में शामिल है। ठीक है, यानी दामोदर नदी यहाँ की मुख्य नदी है, और जो ये स्वर्णरेखा नदी है ये 2 नंबर पर, यानी कि इसी की सहायक नदी है, और इसके बाद दामोदर के बाद यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रमुख खनिज पाए जाएंगे वो क्या है? तो माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना, पत्थर और लोह। और इसी बॉक्साइट से एक और क्वेश्चन पूछता है कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से खनिज पाए जाएंगे माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना, पत्थर, लोह और कोयला। गोंडवाना क्रम की कहीं पर भी चट्टानें आपको जब देखने को मिलेंगी तो कोयला मूल रूप से इसका खनिज है, तो कोयला यहाँ पर अवश्य ही पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जिसको हम पारसनाथ हिल के नाम से जानते हैं, और ये पारसनाथ हिल जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रेनाइट से चट्टानें निर्मित होती हैं, इसमें छोटा नागपुर के पठार में जो ग्रेनाइट से बनी हुई स्थलाकृति है इसको हम पाट भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये छोटा नागपुर का पठार जो था वो क्लियर हो गया। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार, इसके चट्टानी प्रकार, यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियाँ, जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं और अन्य विशेषताएं मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे छत्तीसगढ़ के पठार बेसिन की तरफ। छत्तीसगढ़ बेसिन को हम महानदी बेसिन के नाम से भी जानते हैं। क्यों महानदी बेसिन के नाम से जानते हैं? क्योंकि ये महानदी के अपवाह वाले क्षेत्रों में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ की मुख्य नदी तो महानदी ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ तक है? तो छत्तीसगढ़ में है, और महानदी का अपवाह क्षेत्र कहाँ है? तो उड़ीसा है ना। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में छत्तीसगढ़ बेसिन का जो है विस्तार पाया जाता है। ये किसका भाग है? पूर्वी पठारों का भाग है। तो यहाँ पर भी कैसे क्रम की चट्टानें होंगी? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है,
यहाँ की प्रमुख नदी महानदी है और महानदी की सहायक नदियां शिवनाथ, हसदो, मांड और ईब। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और कई बार पूछे गए हैं कि ये जो ईब नदी है, ईब जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ईब किसकी सहायक नदी है, तो ईब इसी महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मुख्य रूप से जो खनिज पाया जाता है, ये कौन सा खनिज है, तो ये कोयला पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है मुख्य खनिज के रूप में। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे दंडकारण्य के पठार की तरफ, और दंडकारण्य का पठार इसका दक्षिणी भाग है, यानी ये जो पूर्वी पठार है, पूर्वी पठार का सबसे दक्षिणी भाग दंडकारण्य का पठार है। दंडकारण्य के पठारों का विस्तार किन क्षेत्रों में है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में इसका विस्तार है। और गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती जो है उसका ये उद्गम क्षेत्र भी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है और इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है, तो दंडकारण्य का पठार। ठीक है, और ये अपने टिन की धातु के उत्पादन के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है और ये टिन का उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है, तो बस्तर क्षेत्रों में। ठीक है, ओवरऑल ये कंप्लीट हो गया आपका पूर्वी पठार। और इन्हीं पूर्वी पठारों से जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो हम देखेंगे मेघालय के पठार को, और मेघालय का पठार इन्हीं पूर्वी पठारों का विस्तार है। लेकिन क्या होता है, आपने देखा होगा, क्योंकि पूर्वी पठार जो है यहाँ पे जाकर के जब हम भारत के यानी उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र में कनेक्ट होने लगते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये बहुत ही नैरो लैंड के थ्रू यहाँ से जुड़ा हुआ है और फिर ये क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। मतलब यहाँ पे बहुत नैरो लैंड है और फिर उसके बाद ये जो सेवन सिस्टर्स वाला पार्ट है ये बिल्कुल अलग सा आपको दिखता है। तो यहाँ पे जो चट्टानें बनी हुई हैं ये अलग हो जाएंगी, यानी ये पठारी क्षेत्र किसके द्वारा अलग होते हैं, तो ये राजमहल गारो गैप, यानी राजमहल पहाड़ी और गारो गैप जो है, राजमहल गारो गैप और मालदा गैप के द्वारा ये अलग हो जाता है। कौन सा? मेघालय का पठार। अगर ये अलग ना होता तो ये पूर्वी पठार में ही पढ़ाया जाता, लेकिन इनका विस्तार इस क्षेत्रों में हुआ है, मेघालय वाले क्षेत्रों में, और ये राजमहल गारो गैप और मालदा गैप के द्वारा क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, ये छोटा नागपुर पठार का ही पूर्वी विस्तार है। और पश्चिम से पूर्व में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे कुछ खास प्रकार की जो है पहाड़ियां पाई जाती हैं। इन पहाड़ियों को हम पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाएं तो सबसे पश्चिम में कौन सी आएगी, गारो, फिर खासी, जैंतिया और मिकिर पहाड़ियां। इन्हीं गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर पहाड़ियों में रहने वाली जो जनजातियां हैं वो भी इन्हीं के नाम से जानी जाती हैं, यानी कि गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों बहुत फेमस है ना, ये यहाँ पे जनजातियां भी इन्हीं नाम से पाई जाती हैं। ये जो खासी पहाड़ी है इसका आकार कीप के आकार का है, जिसके कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और इसी खासी पहाड़ी में भारत का जो सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र वाला स्थान है, जिसको हम मानसराम और चेरापूंजी के नाम से जानते हैं, वो इसी खासी पहाड़ी का अंग है। ठीक है, इसके बाद यहाँ का जो सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है वो शिलोंग रेंज है और इसी शिलोंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी नॉकरेक है। आप नोट कर लीजिए, मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया है, आप अलग से नोट कर लीजिए। नॉकरेक जो है वो शिलोंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नोट किया था। ठीक है, ऊंची चोटी है। और लेटेराइट मिट्टी जो है यहाँ पे कैसी मिट्टी का विस्तार पाया जाएगा, तो लेटेराइट मिट्टी का, और यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वनों में किस प्रकार के वन है, तो मैंग्रोव ट्री यहाँ की विशेषता है। तो याद रखिएगा कि मेघालय क्षेत्रों में जो है लेटेराइट मिट्टी और सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें जो चट्टानें हैं किस तरह की चट्टानें हैं, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं और धारवाड़ क्रम की चट्टानें अपनी धातुओं के लिए प्रसिद्ध है ना। यहाँ पे कई सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदियों का यहाँ पे क्षेत्र है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख नदियां जो थी, जैसे उमियम झील भी है मेघालय में। कई बार जब आप झील को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ वहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि उमियम नाम की झील भी है ना मेघालय क्षेत्रों में।
तो उमियम, दिगारू, किंसी, ये सब नदियां, हालांकि यहाँ की नदी से क्वेश्चन नहीं पूछता है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा वो इन ये जो अन्य विशेषताएं हैं इन वाले क्षेत्रों से पूछेगा। जैसे राजमहल, गारो गैप और मालदा गैप के द्वारा अलग कौन होता है, तो मेघालय का पठार, ठीक है। और ये छोटा नागपुर पठार का ही विस्तार है। गारो खासी जयंतिया को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाइए, ठीक है। और शिलोंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो अन्य विशेषताओं में दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से मेघालय के पठार से पूछता है, ठीक है। यहाँ पे जो मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है, चूना पत्थर, ग्रेनाइट और कांच तथा यूरेनियम। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये कि यूरेनियम भारत में किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये मेघालय के पठार वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे दक्कन के पठार को, और दक्कन के पठार में को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 भाग हैं, तो पहला भाग इसका दक्कन ट्रैप है, उसके बाद कर्नाटक का पठार और आंध्र का पठार, यानी क्रम वाइज नीचे चलेंगे, पहले महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और उसके बाद आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में, ठीक है। तो पहले महाराष्ट्र में देखेंगे इनका विस्तार, दक्कन ट्रैप का विस्तार किन क्षेत्रों में है, तो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। और ये किस प्रकार का की चट्टानों से निर्मित है, बेसॉल्ट चट्टानों से। और बेसॉल्ट चट्टानें पढ़ा था हमने, बेसॉल्ट, ग्रेनाइट, ये सब किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं, ठीक है। यहाँ इन क्षेत्रों में जो मुख्य नदी बहती है वो गोदावरी है। गोदावरी नदी का उद्गम क्षेत्र नासिक है, और इसी नासिक के यहाँ पे जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है यहीं पे त्र्यंबकेश्वर मंदिर है ना। इसके बाद प्रमुख यहाँ के खनिज क्या है, डोलोमाइट, चूना पत्थर और लौह अयस्क, ठीक। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो मुख्य विशेषताओं में आपको, अन्य विशेषताओं में आप देख रहे हैं सतवाला पहाड़ियां, अजंता पहाड़ियां, बालाघाट, हरिश्चंद्र पहाड़ियों का विस्तार इन्हीं क्षेत्रों में यानी दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्या, कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार को पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि जो ये कर्नाटक का, ये जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, इस तरह से जो ट्रायंगुलर शेप में हम देखते हैं, इसके इस हिस्से में पश्चिमी घाट का विस्तार है ना, और यहाँ पे पूर्वी घाट का विस्तार है। तो आप क्या देखते हैं, ये जो पश्चिमी घाट से संलग्न कर्नाटक के पठार का पश्चिमी घाट से संलग्न हिस्सा है, इसी संलग्न हिस्से को हम मलनाड कहते हैं। क्या कहते हैं, मलनाड। तो इस मलनाड के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो पठारी भाग नहीं है। मलनाड के ऊपर वाला हिस्सा उपजाऊ भूमि है, यानी ये जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं ये उपजाऊ भूमि है। और यहाँ पे कुछ औसत से ज्यादा ऊंचाई वाले, मतलब ये तो उपजाऊ भूमि है लेकिन कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्र भी पाए जाते हैं। इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों को हम किसके नाम से जानते हैं, तो मैसूर के पठार के नाम से। ये मैसूर का पठार किन क्षेत्रों में पड़ता है, तो कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में, और ये उत्तरी भाग में है, ठीक है। अब ये कर्नाटक का पठार यहीं से, यानी कि ये जो क्षेत्र बता रही थी मैं आपको मैसूर का पठार, इसी क्षेत्र से होकर के कावेरी नदी का उद्गम होता है। और यहाँ की अन्य मुख्य नदियां कौन सी हैं, तो कृष्णा, तुंगभद्रा, शरावती, ये यहाँ की मुख्य नदियां हैं। कावेरी जिस प्रकार से गंगा उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत की तरफ जब हम चलते हैं तो गोदावरी, कावेरी, ये सब वहाँ की प्रमुख नदियां हैं। तो ये कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ आपने देखा, तो ये मैसूर के पठार से होकर के निकलती है। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित पठारी भाग है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें अपने धातुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आप देखेंगे कि बाबा बूदान की जो पहाड़ी है, बाबा बूदान की पहाड़ियां अपने लौह अयस्क के भंडारण के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो मुल्लनगिरी है ना। बाबा बूदान जब खनिज में लाते हैं तो बाबा बूदान की पहाड़ियों का जिक्र होता है। और बाबा बूदान अपनी किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के भंडारण के लिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो गोरसप्पा है, वो इसी कर्नाटक वाले क्षेत्र में जो है स्थित है। और ये कौन सी नदी पर, तो शरावती नदी पर, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपने कर्नाटक का पठार समझ लिया। और इसके बाद क्या बचा, आंध्र का पठार।
क्योंकि आंध्र के पठार में दो भाग हैं, कौन कौन से, तेलंगाना का पठार और आंध्र का पठार। लेकिन जब ये पहले तो ये संयुक्त रूप से ही एक ही हिस्सा था, बाद में इसको हमने क्या कर दिया, दो भागों में विभक्त कर दिया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आपको संयुक्त रूप से एक ही पठारी भाग के रूप में इसको पढ़ना है। आंध्र के पठार के दो भाग हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। यहाँ पे किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, तो कुड़प्पा, और ये कुड़प्पा की चट्टानें आप जानते हैं कि भवन निर्माण सामग्री के लिए ये प्रसिद्ध होती हैं। यहाँ पे धातुएं कम ही पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ की जो मुख्य नदी है वो क्या है, गोदावरी और कृष्णा यहाँ की मुख्य नदी है। और गोदावरी आपने देख लिया ये कहाँ से होकर के आ रही है, तो इसके ऊपरी भाग से होकर के, यानी कि दक्कन ट्रैप से होकर के महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों से आती है, ठीक है। मुख्य नदी कौन है, गोदावरी और कृष्णा। यहाँ पे जो मुख्य खनिज पाए जाएंगे, बॉक्साइट, चूना पत्थर और टिन, ठीक है। इससे पहले हमने एक बार और टिन को देखा है, कहाँ पर, तो हम देख रहे थे बस्तर के क्षेत्रों में, है ना। हम छोटे नागपुर का पहाड़ का दक्षिणी हिस्सा यानी ढंढकारण्य का पठार देख रहे थे, वहां पर हम देख रहे थे कि बस्तर के क्षेत्रों में टिन पाया जाता है ना। अब यहाँ पर देखिए अन्य विशेषताओं में, तो बेलीकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई, ये क्षेत्र जो है किसके अंतर्गत आते हैं, आंध्र के पठार के क्षेत्र में ही। और ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पहाड़ियां जो हैं वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई, ये किसका हिस्सा है, ठीक है। फिर कृष्णा का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, तो कृष्णा का दक्षिणी भाग रायसीना का पठार, और इसका उत्तरी भाग जो है वो तेलंगाना का पठार कहलाता है। तो ये याद रख लीजिएगा, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा। कृष्णा नदी का दक्षिणी भाग क्या है, रायसीना का पठार, और इसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है, तो तेलंगाना का पठार, ठीक है। कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच से ही एक झील जाती है जिसको हम कोल्लेरू झील कहते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन ये तो बनता ही है कि कोल्लेरू झील किन दो नदियों के बीच का भाग है, तो कृष्णा और गोदावरी के। लेकिन यहाँ से ये मेजर क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे दलदली क्षेत्र कौन सा है, तो यही कोल्लेरू झील वाला जो है हिस्सा सबसे दलदली भाग माना जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल चैप्टर आज आपका फिनिश हो गया है। और इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र, यानी वही भाग जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के आसपास का भाग है, उसको हम देखेंगे। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद दक्षिण का पर्वतीय क्षेत्र देख लेते हैं। और उसके बाद ये जो अंदर का जो लेआउट पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। धीरे धीरे करके हम अब विश्व भूगोल की तरफ बढ़ेंगे। अभी तो हम भारत का खाली जो लेआउट था और उसके अंदर जो भाग थे वो देखा है, फिर अब हम झीलें, नदियां, ये सब कंप्लीट करके फिर विश्व भूगोल की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जब आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा आपको ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करें, चाहे नेगेटिव करें, पॉजिटिव करें, लेकिन कमेंट करें जिससे पता चलेगा कि आपको ये पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।